सो एसबीएल स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर को बिजनेस स्ट्रैटेजी की हम बातें कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया, स्ट्रेटेजिक चॉइस हमने कंप्लीट कर लिया, सारे मॉडल कवर कर लिए, पास पेपर्स की हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली। पीछे रह गया स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का एरिया। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में जाने से पहले मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में जाने से पहले बिजनेस स्ट्रैटेजी से थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ। हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज, कारपोरेट स्ट्रैटेजी। कारपोरेट स्ट्रैटेजी आज हम कवर करेंगे, जो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वापस अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में जाके वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कवर करेंगे। ठीक हो गया। कवर क्या करना हमने कारपोरेट स्ट्रैटेजी में, कुछ 4 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। एक हमने कवर करना है पेरेंटिंग स्टाइल, एक हमने कवर करना है ऐड वैल्यू डिस्ट्रॉय वैल्यू, एक टॉपिक हमने कवर करना है रैशनल बिहाइंड ऐड वैल्यू, और एक टॉपिक हमने कवर करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास कोई 2 मॉडल हैं, एक बीसीजी मैट्रिक्स और एक एशरिज मैट्रिक्स। ठीक हो गया। क्या मतलब था कारपोरेट स्ट्रैटेजी का? हमने कहीं पे लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे, कारपोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो हमने डिफाइन किया था कारपोरेट स्ट्रैटेजी क्या है, डिसीजन ऑफ द हेडक्वार्टर अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर एंड विच इंडस्ट्री टू एग्जिट। मीन एक ऐसी कंपनी जो डाइवर्सिफाइड अक्रॉस इंडस्ट्रीज है, उसके हेडक्वार्टर के जो डिसीजन है कि मुझे किस इंडस्ट्री में एंटर होना है, कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ पे एक्सपेंशन करनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट रोकनी है, इन डिसीजन को नाम क्या दिया जाता है, कारपोरेट स्ट्रैटेजी का। डिसीजन ऑफ द हेडक्वार्टर अबाउट विच इंडस्ट्री टू एंटर एंड विच इंडस्ट्री टू एग्जिट। और कुछ 4 टॉपिक हमारे पास हैं। एक है पेरेंटिंग स्टाइल, जो टॉपिक हमें दिया है किसने, बाय गूल्ड एंड कैम्बल। गूल्ड एंड कैम्बल। और अकॉर्डिंग टू गूल्ड एंड कैम्बल कोई 3 पेरेंटिंग स्टाइल हैं। 3 पेरेंटिंग स्टाइल हैं। क्या है 3 पेरेंटिंग स्टाइल? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल and strategic control. Strategic planning, financial control and strategic control। कोई नोट्स अगर हमारे पास हों तो नोट्स में ये हमें कहीं पे शायद मिल भी सकता है। कोई चैप्टर 20 होगा नोट्स में, पेज 66 पे। खैर बाद में पढ़ना, अभी बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब क्या है कि एक पेरेंट कंपनी 3 स्टाइल में अपने बिजनेस यूनिट को मैनेज करती है। एक हेडक्वार्टर 3 स्टाइल में अपनी सब्सिडरीज को, अपने बिजनेस यूनिट को मैनेज करता है। क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है कि सब्सिडरी ने, बिजनेस यूनिट ने क्या काम करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज कौन बना के देगा, हेड ऑफिस बना के देगा। मीन क्या होंगी, इम्पोज्ड स्ट्रैटेजी बाय द हेड ऑफिस। मीन सब्सिडरी बिजनेस यूनिट खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसकी प्लानिंग कहाँ से आएगी, हेड ऑफिस से आएगी। हेड ऑफिस डायरेक्शन देगा, भाई ये आपने करना है, ये आपने पैसा यहाँ पे लगाना है, ये काम आपने ऐसे करना है। मीन कोई फ्री हैंड नहीं है। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है कि हेड ऑफिस ने अलाउ कर दिया है बिजनेस यूनिट को कि अपनी स्ट्रैटेजीज खुद से बनाओ, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो है वो अपने पास रखी हुई है।
मीन अप्रूव्ड स्ट्रैटेजी बाय हेड ऑफिस। मीन सब्सिडरी खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी, अपनी डायरेक्शन सेट करेगी, लेकिन अप्रूवल हेड ऑफिस देगा। मीन हेड ऑफिस अप्रूव करेगा तो उसका पैसा लगेगा, वरना पैसा खुद से नहीं लगा सकते। जबकि स्ट्रेटजी कंट्रोल क्या है कि हेड ऑफिस ने फ्री हैंड दे दिया किसको, बिजनेस यूनिट को, सब्सिडरी को, कि जैसे मर्जी ऑपरेट करो, जो मर्जी स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। मीन आप क्या देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को देख रहे हो। परफॉर्मेंस दे रहा है तो बिजनेस सही मैनेज हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं है दिस मीन सही मैनेज नहीं हो रहा। कौन सा स्टाइल अच्छा है, डिपेंड करता है कि आपके पास सब्सिडरी लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे जो मैनेजर्स हैं उनकी स्किल्स कंपिटेंस कैसी है। अगर तो अच्छे स्किल्ड कंपिटेंट मैनेजर हैं तो आपको किस पे चलना चाहिए, स्ट्रेटजी कंट्रोल पे। नहीं, अगर नीचे गधे बैठे हैं, कोई स्किल्स है ही नहीं उनके, तो फिर आपको स्ट्रेटजिक प्लानिंग पे चलना। नहीं, उनके अंदर कुछ स्किल्स हैं तो फिर आपने डेवलप करनी है, कैसे, थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल। क्या ख्याल है, क्लियर होता है ये टॉपिक। एक पेरेंट कंपनी अपने ग्रुप के अंदर वैल्यू ऐड भी कर सकती है, वैल्यू डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। वैल्यू ऐड कैसे कर सकती है कि अगर आपके पास नीचे एक्सपर्ट लोग हैं, कंपिटेंट लोग हैं, तो आप स्टाइल कौन सा चूज करो, स्ट्रेटजिक कंट्रोल, जिसे वैल्यू एडिशन होगी। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट लोग हैं नीचे और स्ट्रेटजिक प्लानिंग पे चल रहे हो तो क्या वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय होगी। नीचे गधे बैठे हैं और आप स्ट्रेटजिक कंट्रोल पे चल रहे हो, डिस्ट्रॉय होगी। वहां पे आपने किस पे चलना है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग पे चलना। वैल्यू एडिशन कैसे होगी कि अगर किसी सब्सिडरी को कोई सपोर्ट चाहिए और पेरेंट कंपनी ऑन टाइम सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो वैल्यू एडिशन, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही तो वैल्यू डिस्ट्रॉय। बिजनेस यूनिट की आपस में कोऑर्डिनेशन आपने की हुई है, लिंक बनाए हुए ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वैल्यू एडिशन, और अगर कोई लिंक नहीं बनाया, कोई कोऑर्डिनेशन सेट नहीं की हुई तो वैल्यू डिस्ट्रॉय। क्या ख्याल है। एक पेरेंट कंपनी क्या कर रही है, पूरे ग्रुप की मार्केटिंग जो है वो खुद कर रही है, और उसके बाद उसकी कॉस्ट जो है वो जितने भी बिजनेस यूनिट हैं सब पे इक्वली एलोकेट करती है। तो वो बिजनेस यूनिट जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए शायद वो कॉस्ट कुछ नहीं होगी, जो अच्छा नहीं परफॉर्म करके लिए उनके ऊपर वो कॉस्ट अच्छा खासा बर्डन होगा। तो इसे वैल्यू एडिशन या वैल्यू डिस्ट्रॉय, वैल्यू डिस्ट्रॉय होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि वैल्यू एडिशन कैसे होती है, वैल्यू डिस्ट्रॉय कैसे होती है, मुझे पता होना चाहिए। ठीक हो गया। एक और टॉपिक हमारे पास, रैशनल बिहाइंड एड वैल्यू, और कोई 3 रैशनल हैं बिहाइंड एड वैल्यू। पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, साइनर्जी मैनेजर एंड पेरेंटल डेवलपर। किसने दिए हैं ये रैशनल बिहाइंड एड वैल्यू, हमारे बिलव्ड राइटर JSW ने। और क्या कहता है कि 3 रैशनल बिहाइंड एड वैल्यूज हैं। यहाँ पे वर्ड रैशनल का मतलब क्या है, वेज। रैशनल का मतलब क्या है, वेज है कि एक ग्रुप जो है वो 3 वेज में ग्रुप में वैल्यू एडिशन करता है। वेज या इसको रीजंस भी कहा जा सकता है कि एक ग्रुप जो है अपने आप को एक्सपैंड करता है। क्यों, आप एक्सपैंड करोगे तो उससे क्या होगी, वैल्यू एडिशन होगी ना। जितना ग्रुप एक्सपैंड होगा उतनी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव होगी, वैल्यू एडिशन होगी। तो एक ग्रुप अपने आप को एक्सपैंड करता है 3 वेज में या 3 रीजंस की खातिर। मीन 3 रैशनल बिहाइंड एड वैल्यू है, मीन ग्रुप को एक्सपैंड करने के अगेंस्ट, वैल्यू एडिशन के अगेंस्ट 3 रैशनल मीन रीजंस या वेज है। क्या वेज हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर, साइनर्जी मैनेजर एंड पेरेंटल डेवलपर। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है कि ग्रुप में क्या किया जा रहा है, हेड ऑफिस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अंडर परफॉर्मर बिजनेस यूनिट को टारगेट कर रहा है और एक्वायर कर रहा है। क्यों, आपको उसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है कि अगर मैं इसे एक्वायर कर लूंगा तो मैं इसे अच्छा मैनेज कर लूंगा, और अच्छा मैनेज कर लूंगा तो ये फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देगा। तो ये जो अंडर परफॉर्मर बिजनेस यूनिट को पोटेंशियल देखते हुए टारगेट करके एक्वायर करना है, और इससे आप ग्रुप को जो एक्सपैंड कर रहे हो फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, इसे क्या नाम दिया गया है, पोर्टफोलियो मैनेजर।
लाइक आपको नज़र आया कि एक आईटी कंपनी जो है, बड़ी अच्छी कंपनी, बड़े बुरे हालात में चल रही है। और आपने देखा इसके अंदर जो आईटी एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनके बुरे हालात की रीज़न क्या है? फाइनेंशियल इशू, पैसा नहीं है। तो आपने देखा अगर मैं इसे एक्वायर कर लूँ और पैसा का मसला मैं पैसा दे के रिजॉल्व कर लूँ, तो ये बड़ा अच्छी कंपनी बन सकती है और मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। या जब ये अच्छी बन जाएगी तो मैं इसे हाई प्राइस पे सेल भी कर सकता हूँ। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, अंडर परफॉर्मर बिजनेस यूनिट को पोटेंशियल देखते हुए एक्वायर किया है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, इसे क्या नाम दिया गया है? पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक हो गया। सिनर्जी मैनेजर क्या है? क्या आप अंडर परफॉर्मर बिजनेस यूनिट को एक्वायर कर रहे हो पोटेंशियल देखते हुए, फ्यूचर प्रॉफिट की खातिर नहीं, साइनर्जी की खातिर। व्हाट इज साइनर्जी? साइनर्जी क्या होती है? एक और एक दो नहीं, तीन। 2 + 2 = 5। एक और एक 11। मतलब क्या हुआ? जरदारी अकेला करप्शन करेगा, नवाज शरीफ अकेला करप्शन करेगा, तो 2 उसने जनरेट किया, 2 उसने जनरेट किया, क्या हुआ? 4। ये दोनों मिल के करप्शन करेंगे तब 2 + 2 = 4 नहीं, क्या होगा? 2 + 2 = 5। क्या ख्याल है? मीन दो एक्सपर्ट के मिलने से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है? सिनर्जी। अकेले के लिए ऑपरेट करने से शायद वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल के ऑपरेट करने से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे वो क्या है? सिनर्जी। अब 1 + 1 = 2 नहीं, 3 होगा। 2 + 2 = 4 नहीं, 5 होगा। तो इधर आप क्या कर रहे हो? अंडर परफॉर्मर बिजनेस यूनिट को एक्वायर कर रहे हो पोटेंशियल देखते हुए, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। इधर आप अंडर परफॉर्मर बिजनेस यूनिट को एक्वायर कर रहे हो पोटेंशियल देखते हुए, लेकिन सिनर्जी के लिए। लाइक आपने देखा कि एक आईटी कंपनी जो है वो बड़े बुरे हालात में चल रही है, लेकिन कंपनी बड़ी अच्छी है, उसके अंदर आईटी मैनेजर बड़े अच्छे हैं। मसला क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल इशू। तो आपने उसे एक्वायर कर लिया कि पैसा मैं दे के इसे ठीक कर लूँगा। लेकिन जब ये आईटी कंपनी मेरे पास आ जाएगी तो मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको भी मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ इस कंपनी की आईटी सर्विसेज के थ्रू। तो उसको ऑटोमेट करने से मुझे उधर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। तो ये इस नियत से आपने जब एक्वायर किया कि मुझे एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी ये फ़ायदा देंगे, तो ये क्या है? सिनर्जी। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट आपने चलाना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के पॉइंट से नहीं देखा, तो वो क्या था? पोर्टफोलियो मैनेजर। लेकिन नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, साथ एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी मुझे फ़ायदा देगा, तो ये क्या है? सिनर्जी मैनेजर। और इधर आप क्या करते हो? रिलेटेड बिजनेस यूनिट को एक्वायर करते हो। क्यों? सिनर्जी रिलेटेड से मिलेगी ना, जो अनरिलेटेड बिजनेस यूनिट है उससे सिनर्जी नहीं मिलनी। सो दोनों में आप क्या कर रहे हो? अंडर परफॉर्मर बिजनेस यूनिट को पोटेंशियल देखते हुए एक्वायर कर रहे हो, इधर फ्यूचर बेनिफिट की खातिर और इधर सिनर्जी की खातिर। तो ग्रुप में वैल्यू ऐड की जा रही है। वेज क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजर, सिनर्जी मैनेजर। या तीसरा वे क्या है? पेरेंटल डेवलपर। क्या आप एक्वायर नहीं कर रहे, खुद से बिजनेस यूनिट क्रिएट कर रहे हो ऑर्गेनिकली ग्रुप को एक्सपैंड करने के लिए। हाँ, वो एक्सपेंशन प्रॉफिट के मामले से भी हो सकती है, या रिलेटेड इंडस्ट्री में, रिलेटेड बिजनेस यूनिट में भी हो सकती है, सिनर्जी के पॉइंट से भी। मीन पोर्टफोलियो मैनेजर, सिनर्जी मैनेजर में एक्विजिशन हो रही है, जबकि पेरेंटल डेवलपर में एक्विजिशन नहीं हो रही। आप क्या कर रहे हो? खुद से डेवलप कर रहे हो चीजें। ठीक हो गया। सो पेरेंट कंपनी ग्रुप में वैल्यू ऐड करती है 3 रैशनल मीन वेज या रीजंस: पोर्टफोलियो मैनेजर, सिनर्जी मैनेजर एंड पेरेंटल डेवलपर। ये 3 टॉपिक कवर होते हैं: पेरेंटिंग स्टाइल, ऐड वैल्यू, डिस्ट्रॉय वैल्यू, रैशनल बिहाइंड ऐड वैल्यू। अब चलते हैं, एक टॉपिक है हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आपने कैसे मैनेज करना है? अगर आपने डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है? तो उनको मैनेज करने से हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे नाम दिया जाता है BCG मैट्रिक्स। BCG स्टैंड्स फॉर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स।
बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहती है कि अपने बिजनेस यूनिट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए आपने दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं? एक आपने फैक्टर कंसीडर करना है मार्केट शेयर, और एक फैक्टर आपने कंसीडर करना है मार्केट ग्रोथ। मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। और यहां से आपके पास मार्केट शेयर लो हो सकता है, मार्केट शेयर हाई हो सकता है, मार्केट ग्रोथ लो हो सकती है, मार्केट ग्रोथ हाई हो सकती है। मार्केट शेयर का मतलब क्या है? मार्केट शेयर का मतलब क्या है सर? नंबर ऑफ कस्टमर एज कंपेयर टू कंपेटिटर। क्या ख्याल है? मार्केट में जितने भी बिजनेस हैं सब की मिला के सेल्स सपोज बनी 100 मिलियन और आपकी सेल है 20 मिलियन, तो मार्केट शेयर कितना है आपका? 20%। क्या ख्याल है? एज कंपेयर टू कंपैक्टर, अगर आपके पास ज्यादा है तो हाई हो गया, और अगर कंपैक्टर के पास ज्यादा है तो फिर आपका क्या हो गया? कम हो गया। मार्केट ग्रोथ का मतलब क्या है? कि मार्केट में नया नया कस्टमर आ रहा है, मार्केट में सारे बिजनेस की मिला के सेल इंक्रीज हो रही है। अब वो कहता है कि अगर तो सारे बिजनेस की मिला के सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है ग्रेटर देन 10% से, तो हम कहेंगे ग्रोथ हाई है। और अगर पूरी मार्केट की सेल सारे बिजनेस की मिला के इंक्रीज हो रही है लेस देन 10% से, तो हम कहेंगे मार्केट ग्रोथ लो है। क्यों? 10% तक सेल का इंक्रीज होना एक नॉर्मल सी बात है, ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन होता है। 10% से ज्यादा इंक्रीज हुई है, दिस मीन आपने सेल्स का वॉल्यूम आपका बड़ा है, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल हुए हैं। 10% तक इंक्रीज है तो आपने उतने यूनिट सेल किए हैं जितने पिछले साल थे। 10% से कम इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि आपका सेल का वॉल्यूम कम हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम सेल हुए हैं। तो मार्केट शेयर हम क्या करेंगे? अपना कंपैटिटर के साथ कंपेयर कर लेंगे, या अगर कंपैटिटर का नहीं दिया गया तो फिर हम क्या एक तुक्का अप्लाई करेंगे। 20 to 30% अबव होगा तो उसे हाई कंसीडर करेंगे, बिलो 20% को लो कंसीडर करेंगे। और मार्केट ग्रोथ कंप्यूट करेंगे, अगर 10% से ज्यादा से इंक्रीज हो रही है तो हाई है, 10% से कम से इंक्रीज हो रही है तो लो है। तो क्या कहता है? अपने बिजनेस यूनिट्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए आपने दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। कहता है आपके वो बिजनेस यूनिट जो लो ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, मीन मार्केट में नया कस्टमर नहीं आ रहा, मार्केट सैचुरेट हो गई है, मार्केट शेयर भी आपका लो है, उन्हें नाम दिया जाएगा डॉगी बिजनेस यूनिट का, डॉग, लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट। मीन ना आपके पास मार्केट शेयर मीन कस्टमर है और ना ही मार्केट में कस्टमर है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे बिजनेस यूनिट को बंद कर देना चाहिए। लेकिन देखना, अगर बंद करने से आपकी रेपुटेशन अफेक्ट होती है या अदर बिजनेस यूनिट अफेक्ट होते हैं, तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना है। हाँ, और इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी। क्यों? इसकी मार्केट ग्रोथ क्या हो गई है? लो हो गई है, सैचुरेट हो गई है। ठीक हो गया? आपके वो बिजनेस यूनिट जो हाई ग्रोथ मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, मार्केट में कस्टमर आई जा रहा है, सेल इंक्रीज हुई जा रही है और आपका मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है, उसे नाम देंगे स्टार बिजनेस यूनिट का, चमकते सितारे। तो क्या करना है? जितना भी पैसा है इनके अंदर फेंकना है। क्यों? यहां से फायदा ही फायदा मिलेगा। क्यों? मार्केट ग्रोथ भी हाई है और मार्केट शेयर भी आपके पास आया है, तो और इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करो, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आप मार्केट में इतनी स्ट्रांग पोजीशन बना लो कि कोई कंपैटिटर आपको छेड़ ही ना सके। हाँ, आपके वो बिजनेस यूनिट जो हाई मार्केट शेयर तो रखते हैं लेकिन मार्केट ग्रोथ लो हो गई है, सैचुरेट हो गई है, उन्हें नाम दिया गया है कैश काउ बिजनेस यूनिट का। तो क्या करना है? यहां से पैसा निकालना है जितना भी निकलता है, और निकाल के कहां पे लगाना है? स्टार में।
इसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्यों? मार्केट ग्रोथ लो हो गई है। अगर हम वो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली इनको देखें ना, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये कैश का कौन है? ये मैच्योरिटी की लास्ट स्टेज पे है, जिसने आगे क्या करना है? डिक्लाइन में जाना है। मीन आपके पास मार्केट शेयर हाई है, मैच्योरिटी है, लेकिन मार्केट ग्रोथ क्या हो गई है? लो हो गई है, इसने आगे डिक्लाइन में जाना है। तो आपने क्या करना है? इसमें और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इस यहाँ से पैसा निकालना है जितना भी निकलता है, और इसका डिक्लाइन में जाने का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है। कैसे? कस्टमर को रिटेन करके। अब कस्टमर को कैसे रिटेन किया जा सकता है? डिस्काउंट ऑफर्स के थ्रू, या प्रोडक्ट का साइज चेंज कर दो, प्रोडक्ट की शेप चेंज कर दो, प्रोडक्ट का कलर चेंज कर दो, ताकि कस्टमर रिटेन रहे। जो ये मैकडॉनल्ड वाले करते रहते हैं, है बर्गर वही एक ही, कभी इसकी सॉस को नीला कर दिया, कभी इसकी सॉस को पीला कर दिया, कभी इसके अंदर पैटी डबल लगा दी, कभी इसके साथ बोतल हटा के जूस लगा दिया, कभी माइलो लगा दिया, कभी अंदर हरा पत्ता लगा दिया। मीन क्या कर रहे हैं? कस्टमर को रिटेन कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया करके। इसने डिक्लाइन में जाना है, इसलिए और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी यहाँ से। ठीक हो गया? स्टार कौन है? ये ग्रोथ की हाई स्टेज वाला, जिसने आगे मैच्योरिटी की तरफ जाना है, तो और पैसा इन्वेस्ट करो। डॉग कौन है? डिक्लाइन वाला, तो इसलिए बंद कर दो। लेकिन ये पीछे सारी हिस्ट्री तय करके आया है, आपकी साथ नाम अटैच है, तो बंद करने से रेप्यूट अफेक्ट हो सकती है, अदर बिजनेस यूनिट अफेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए ये देखते हुए बंद करना है। हाँ, डॉग यहाँ वाला भी हो सकता है कि आपने देखा मार्केट ग्रोथ में थी, पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करते करते आप लेट हो गए, और जब इन्वेस्ट किया तो मार्केट ग्रोथ लो हो चुकी थी, और स्टार्ट में आपके पास शेयर तो नहीं ना होता। तो अगर तो इस स्टेज वाला है, फिर तो बंद कर दो फौरन। क्यों? पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अगर डिक्लाइन स्टेज वाला है, तो बड़ा देखभाल के बंद करना है। रेप्यूट की वजह से बाकी बिजनेस भी इफेक्ट हो सकते हैं। सो बिजनेस यूनिट जो लो ग्रोथ, लो मार्केट शेयर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, वो कौन है? डॉग, लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट। हाई ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर वाले स्टार, और हाई शेयर बट लो ग्रोथ वाले कैश काउ। वो बिजनेस यूनिट जहां पे मार्केट ग्रोथ हाई है, इंडस्ट्री में कस्टमर ही कस्टमर है, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है, वो कौन है? आप लोग प्रॉब्लम चाइल्ड, या क्वेश्चन मार्क। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा रो रहा है। हाँ, बच्चा रो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही, मार्केट के अंदर कस्टमर ही कस्टमर है, लेकिन इसके पास है ही नहीं। तो क्या करना है? इसका मसला देखना है भाई क्या है, वो मसला रिजॉल्व करना है। क्यों? मसला रिजॉल्व करने से क्या बन जाएगा? स्टार बन जाएगा। मीन इसमें भी क्या करना है? थोड़ा पैसा देना है, देखना है इसको क्या चाहिए। कस्टमर खींचना है तो उसके लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो शाहरुख खान को बुला लो, पैसा दे दो इसे, शाहरुख खान आएगा, इसके पास कस्टमर आ जाएगा, ये स्टार बन जाएगा। कोई रिसोर्सेज इसके पास नहीं है, ह्यूमन नहीं है, फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है तो खरीद दो, ह्यूमन नहीं है तो कंप्यूटर के खरीद लो, पैसा फेंको वो इधर आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? स्टार। क्यों? मार्केट में कस्टमर है, इसके पास नहीं है। क्या ख्याल है? ये कौन होगा? इंट्रोडक्शन स्टेज वाला। क्या मार्केट में एंटर हुए, इसलिए एंटर हुए, ग्रोथ हाई है, लेकिन आपके पास स्टार्ट में कस्टमर नहीं है, तो खींचना है। कैसे खींचना है? मार्केटिंग करो। शाहरुख खान डॉग वाला जा सकता है स्टार पे, डॉग वाला स्टार पे नहीं जा सकता, उसकी तो मार्केट ग्रोथ ही लो हो गई है। मार्केट ग्रोथ तो नहीं आप चेंज कर सकते, शेयर तो चलो आप किस तरह से खींच लो, लेकिन मार्केट ग्रोथ तो नहीं आप चेंज कर सकते। क्या ख्याल है? सो 4 तरह के बिजनेस यूनिट है। अब इनसे जनरल स्ट्रैटेजीज क्या है? बंद करना, लेकिन अगर अदर एरियाज अफेक्ट होते हैं तो फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कैश निकालना, रिटेन करना कस्टमर को, एक्सटेंड करना टाइम पीरियड टू मूव इनटू डिक्लाइन, मोर इन्वेस्टमेंट करना, और इसका प्रॉब्लम इशू आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना, थोड़ा पैसा देना। सो क्या कहता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स की अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए आपने क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं? मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। दोनों लो हैं तो डॉग है, हाई हैं तो स्टार है, मार्केट शेयर हाई, ग्रोथ लो है तो कैश काउ,
और अगर ग्रोथ हाई शेयर लो है तो प्रॉब्लम चार्ट। एक क्वेश्चन हमें मिलेगा नोट्स में शोल पीएलसी के नाम से। क्या क्वेश्चन का नाम है? शोल पीएलसी। और पीछे 97 हैंड रिटन पेज लिखा होगा। जिनके पास हार्ड कॉपी है उनके पास पेज पे नीचे 97 पेज नंबर लिखा होगा जी। कोई केस स्टडी हमारे पास 50 मार्क्स की, जिसके 1, 2, 2.5 पेजेस हैं, बल्कि 2 पेजेस ही हैं। एक रिक्वायरमेंट ए है फॉर 50 मार्क्स जो आज हम कवर करेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स क्या कहता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शोल पीएलसी कारपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। उसने क्लियर कर दिया कारपोरेट स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है। दिस मीन इन चारों में से कोई एक टॉपिक टेस्ट होने जा रहा है। ठीक हो गया। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शोल पीएलसी कारपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी असेस द कंट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ शोल फिश, शोल प्रो एंड शोल फार्म। उसके साथ कोई 3 बिजनेस यूनिट हैं तो आपने उनकी कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस असेस करनी है। कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस कैसे असेस की जाती है? उनकी मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ को देखते हुए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए भी देखा जा सकता है। Your assessment should include an analysis of the position of each company in the Shoal PLC portfolio. Shoal PLC portfolio के अंदर उनकी पोजीशन आपने बतानी है कि कौन ये पोजीशन रखता है, कौन ये पोजीशन रखता है, कौन इस पोजीशन पे है और कौन इस पोजीशन पे है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? शोल फिश, शोल प्रो, शोल फार्म, तीनों का मार्केट शेयर भी चाहिए, मार्केट ग्रोथ भी चाहिए। क्या कह रहा? क्वेश्चन में आगे देखते हैं। Introduction. Shoal PLC is a well-known corporate organization in the fish industry. It owns 14 companies concerned with fishing and related industries. This scenario focuses on 3 of these scenarios. These companies: Shoal Fish Limited, a fishing fleet operating in the Western Ocean; Shoal Pro Limited, a company concerned with processing and canning fish; and Shoal Farm Limited, a company with the saltwater fish farms. तो शोल फिश कोई फिश पकड़ने वाली कंपनी है, शोल प्रो फिश को कैन में पैक करने वाली कंपनी है, और शोल फार्म कोई फार्म है जहाँ से फिश की मैन्युफैक्चरिंग होती है। Shoal PLC is also finalizing the purchase of the Captain Haddock chain of fish restaurant। और कंपनी क्या करने जा रही है? कोई एक फिश रेस्टोरेंट की चेन भी एक्वायर करने का सोच रही है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पोर्टफोलियो मैनेजर या सिनर्जी मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, सिनर्जी। और नीचे कोई शोल फिश का डाटा है, शोल प्रो का डाटा है, शोल फार्म का डाटा है। हमने क्या करना है? 15 नंबर के लिए इनकी परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन डिस्कस करनी है और इनकी पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन बतानी है। मीन 5-5 नंबर के लिए हमने क्या करना है? तीनों कंपनीज को डिस्कस करना है। लेकिन पहले हमें पोजीशन बताने के लिए इनका मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ चाहिए। तो नेक्स्ट पेज हमें कोई फाइनेंशियल डाटा नज़र आ रहा है? पहले उसने शोल फिश का डाटा दे दिया कि 20x7, 8, 9, और जब 2 से ज़्यादा ईयर हो तो हमने पहला और लास्ट ईयर कंपेयर करना होता है। शोल फिश का टर्नओवर ऑफ मार्केट सेक्टर, टर्नओवर ऑफ मार्केट सेक्टर मीन पूरी मार्केट की सेल कितनी है? 20x7 में 200 थी और 20x9 में 190 हो गई है। तो यहाँ से हम मार्केट ग्रोथ निकालेंगे। क्या ख्याल है? 190 माइनस 200 ओवर 200 इंटू 100। क्या ख्याल है? करंट माइनस प्रीवियस, प्रीवियस क्या होगा? 20x7 ओवर प्रीवियस इंटू 100। और यहाँ पर शायद ग्रोथ डाउन में जा रही है। 10% तो इंक्रीज होना तो बड़ी दूर की बात, यहाँ पर तो डाउन में जा रही है, तो लो ग्रोथ होगी।
और उसके बाद टर्नओवर ऑफ शोलफिश, तो वो करंट ईयर का हम लेंगे, करंट ईयर का सिर्फ लेंगे मार्केट शेयर निकालने के लिए कि टोटल मार्केट है 190 और इसका मार्केट शेयर कितना है 21.5। तो क्या करेंगे 21.5 डिवाइडेड बाई 190 टू 100 तो मार्केट शेयर आ जाएगा। और अगर कोई 25-30% से अबव है तो हम उसे हाई कंसीडर करेंगे, अगर 20% से बिलो है तो उसे लो कंसीडर करेंगे। उस तरह से नीचे शोल प्रो में आ गए, उसका पहले मार्केट ग्रोथ निकालेंगे 40 से 40.8 हो गया और फिर मार्केट शेयर करंट निकालेंगे 16.5 आउट ऑफ 40.8। फिर शोल फार्म का मार्केट ग्रोथ निकालेंगे 10 से 12 हो गया और मार्केट शेयर निकालेंगे 1.12 आउट ऑफ 12। क्या ख्याल है? तो प्लीज़ मुझे ज़रा ये मार्केट ग्रोथ मार्केट शेयर निकाल के सिर्फ ये बता सकते हैं इनमें से कौन डॉग है, कौन स्टार है, कौन प्रॉब्लम चाइल्ड है, कौन कैश काउ है? कैलकुलेटर आपके पास है, नहीं है तो मोबाइल में आजकल अच्छा कैलकुलेटर आता है। अपना अपना निकालने पेपर में वो साथ नहीं होगा, वैसे भी बोंगा हो सकता है। हाँ, बाद में उसे ब्लेम करोगे तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं पता चले मुझसे पूछ लेना, आपस में नहीं डिस्कस करना, क्योंकि अभी तो आपस में डिस्कस कर लोगे, पेपर में डिस्कस करने वाला कोई बंदा नहीं होगा साथ। तो 20x9 करंट ईयर है, 20x7 लास्ट ईयर है, तो करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100 से आ जाएगी मार्केट ग्रोथ, जो आपको देखना है 10% से ज़्यादा है या 10% से कम है। और मार्केट शेयर निकालने के लिए उसने 20x9 का जो डाटा दिया हुआ है वहाँ से आप देखोगे कि इसका अपना कितना है और टोटल मार्केट का कितना है। लाइक शोल फिश का कितना है 16.80, तो टोटल कितना है 190, तो 16.80 डिवाइड बाई 190 इंटू 100 तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, जहाँ से आप देखोगे कि 20% से बिलो है तो लो कंसीडर करोगे, कि 25-30% से अबव है तो उसे हाई कंसीडर करोगे। मीन तुक्का अप्लाई करेंगे। तुक्का 20% का कम ऑन, 2 मिनट का काम है। $190 माइनस 200 ओवर 200 इंटू 100 तो इसे मार्केट ग्रोथ आ गई। करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100। जी सर। उसको मार्केट शेयर निकालना है 16.80 ओवर 190 इंटू 100। 20 आ गई सर। मार्केट ग्रोथ 20 आ गई। जी। किसकी? इसकी शोलफिश की। 190 माइनस 200 ओवर 200 इंटू 100 कितने परसेंट आई? 20 या माइनस 20? हाई है या लो है? लो है, ये तो डिक्लाइन हो रहा है ना, ये तो हाई हो ही नहीं सकता, ये तो डिक्लाइन है भाई। दिस मीन ये डॉग या कैश का होगा। तब मार्केट शेयर निकालो कितना है इसका अपना। शोलफिश का अपना मार्केट शेयर कितना है 20x9 का? 21.50 डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट का कितना है 190। क्या ख्याल है? टोटल मार्केट का 190 है ना 20x9 का। करंट देखेंगे ना, हमने पिछले सालों का शेयर तो नहीं देखना। इंटू 100 करेंगे तो क्या आ गया
1.12 कितना, कितने परसेंट आता है? 21.50 ओवर 190 इंटू 100 भाई। कहाँ पे आपको मैट्रिक में ले जाऊँ मैं आप लोगों को? 11.3 11.3। लो है हाई है? लो है हाई है? लो है। हमने कहा तुक्का 20% से कम को लो कंसीडर करेंगे, 25% 30 से अबव को हाई कंसीडर करेंगे। तो ये भी लो है, ये भी लो है, तो ये क्या बन गया? डॉग बन गया। तो प्लीज़ बाकी दो भी निकाल दो यार। ठीक है सर, मैट्रिक किया हुआ ना आप लोगों ने? बिल्कुल। मेहरबानी आप लोगों की। हाँ मेरे ख्याल से मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं सर, कर रहे हैं। सो शोल फिश डॉग निकल आया, कैसे निकला पता चल गया। अब आगे शोल प्रो में 40.8 माइनस 40 ओवर 40 इंटू 100 कितने परसेंट आई जी ग्रोथ? 2%। लो ग्रोथ। दिस मीन डॉग या कैश काउ में से कोई एक चीज बनेगी ये भी। अब इसका मार्केट शेयर देखें 16.50 आउट ऑफ 40.8 कितना बना ये? 0.4 है। इंटू 100 भी करें 0.40। 40%। यस सर। हाई या लो? हाई। तो क्या बन गया ये? कैश काउ। यस सर। आप मुझे प्लीज शोल फॉर्म भी बता दें क्या बना है। ट्वेंटी 20% ग्रोथ है। तो शेयर कितना है? 2 है। तो ग्रोथ हाई है या लो है? मार्केट ग्रोथ 20% है, हाई है या लो है? हाई है। शेयर कितना है? 2%। लो है या हाई है? तो क्या बना ये? प्रॉब्लम चाइल्ड। तो शोल फिश डॉग है, शोल फिश डॉग है, शोल प्रो कैश काउ है, और शोल फार्म कौन है? प्रॉब्लम चाइल्ड। तो स्टार कौन है? जिसने ये तीनों ठीक आइडेंटिफाई कर लिए। जिसने इन तीनों में से किसी एक को भी ठीक आइडेंटिफाई नहीं किया वो फिर खुद कौन है? या तो डॉग है, या गाय है, गां है, या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। आई होप नेक्स्ट टाइम आप ये ठीक आइडेंटिफाई कर लोगे। जी सर। हाँ। यस सर। अब आगे क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, पार्ट ए 15 नंबर के लिए, कि शोल फिश, शोल प्रो, शोल फार्म तीनों की आपने कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस असेस करनी है, और बताना है कि पोर्टफोलियो के अंदर इनकी पोजीशन क्या है। तो आपने पहली हेडिंग दे दी शोल फिश की, और लिखा कि इसका मार्केट शेयर जो है वो कितना है? 20% माइनस 11.3%, एंड मार्केट ग्रोथ इज माइनस 20% डिक्लाइन। सो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स इट इज अ डॉग। एक पॉइंट बन गया। अब इसकी जनरल स्ट्रैटेजीज बतानी है, क्या होनी चाहिए? Either organization should divest this business unit or have to consider other factors while divesting। क्या ख्याल है? जी सर। उसके बाद अब हम सिनेरियो में पढ़ते हैं और क्या क्या बातें हैं। तो 5 पॉइंट हम अपने कंप्लीट करेंगे। क्लियर होती है यहाँ तक बात? चलें आगे, आ जाए सिनेरियो में। शोल फिश कहते हैं शोल PLC फार्म्ड शोल फिश इन 20x2 when it bought 3 small fishing feeds and consolidated them into 1 feed। इनको 3 छोटी छोटी कंपनीज एक्वायर करके कंपनी ने कंसोलिडेट करके ये एक बनाया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्विजिशन वाज टू सिक्योर सप्लाईज फॉर शोल प्रो, कि शोल प्रो को सप्लाईज देता है। एंड 40% ऑफ द फिश कॉट बाय शोल फिश आर करंटली प्रोसेस्ड इन द शोल प्रो फैक्ट्रीज। मीन 40% सेल इसकी इंटरनल फिक्स है ही है। तो क्या इस पॉइंट से बंद कर देना चाहिए?
नहीं, क्यों? 40% सेल तो इसकी इंटरनली फिक्स है। क्या ख्याल है? और वैसे भी इसका अगर आप जीपी देखें तो 2 डिक्रीजिंग है, लेकिन अभी तक पॉजिटिव है। मीन अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को ये मैनेज कर रहा है। मीन इतना बुरा नहीं कि इसे बंद कर दिया जाए। ठीक हो गया? द रेस्ट आर सोल्ड इन एल्सवेयर फिश मार्केट। तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो बाहर भी ये सेल करेगा ही करेगा। और वैसे भी कंपनी एक कैप्टन हेडेक रेस्टोरेंट चेन भी एक्वायर करने जा रही है, तो इसकी सप्लाईज कुछ वहाँ पे जाके भी इंटरनल सेल्स कुछ और सिक्योर हो जाएंगी, तो उस पॉइंट से बंद नहीं करना चाहिए। Shoal Fish has recorded modest profit since its formation, but it is operating in the challenging marketplace. The Western Ocean, where it operates, have suffered from many years of overfishing, and government have recently introduced quota in an attempt to conserve fish stock. मेन मसला इसका क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई है। मीन एक पेस्टल फैक्टर है जो इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब ये पेस्टल का वर्ड यूज़ करके अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर हैप्पी हो जाएंगे। मीन इनको आता है सिलेबस। पॉलिटिकल फैक्टर क्या कह रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन। Shoalfish has 35 boats and this makes it the 6th largest fleet in the Western Ocean. तो बंद करते वक्त ये 35 बोट्स का लॉस भी देखना पड़ेगा ना। Almost half of the total number of boats operating in the Western Ocean are individually owned and independently operated by the boat's captain. And recent information for Shoalfish is given in figure 1. और ज़्यादातर बोट्स कैप्टन के पास अपनी बोट्स हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा बंद करते वक्त कि ये बिक सकती हैं या लीज आउट हो सकती हैं, जो कि ऑप्शन शायद नज़र नहीं आ रही, तो उस पॉइंट से बंद नहीं करना चाहिए। तो 5 नंबर की बातें हो सकती। पहला पॉइंट आपने मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर के अकॉर्डिंगली, बीसीजी के अकॉर्डिंगली ये क्या है, एक जनरल स्ट्रैटी आपने डिस्कस की। और उसके बाद इसके अंदर से पॉइंट है जिसमें जीपी भी आ गया, इंटरनल सप्लाईज की बात भी आ गई, पेस्टल फैक्टर भी आ गया, बोर्ड्स का पॉइंट भी आपने डिस्कस कर दिया। अब बात आ गई शोल प्रो की। तो पहला पॉइंट आपने लिख दिया जी मार्केट शेयर ये है, मार्केट ग्रोथ ये है, और अकॉर्डिंग टू बीसीजी ये कैश का हुआ है। सो क्या करना चाहिए यहाँ पे? और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन कैश विड्रॉ करके इन्वेस्ट करना है इनटू अदर एरियाज। बाकी देखते हैं साथ क्या लिखा जा सकता है। Shoal Pro was acquired nearly 20 years ago when Shoal PLC bought the assets of the Travers Canning and Processing Company. Just after the acquisition of the company, the government declared the area around Travers a zone of industrial assistance. Grants were made available to develop industry in an attempt to address the economic decline and high unemployment of the area. Shoal Pro benefited from these grants, developing a major fish processing and canning capability in the area. However, despite this initiative and investment, unemployment in the area still remain above the average for the country as a whole. तो कैश काउ तो है, लेकिन मसला क्या है कि जिस एरिया में ये ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, और इसको हमने मैनेज भी कैसे करना है? थ्रू कॉस्ट कटिंग, लो प्राइसेस चार्ज करके। तो ग्रांट्स और अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू लो कॉस्ट लेबर हमें इसे मैनेज करने में हेल्प दे सकती है। क्या ख्याल है? इसका जीपी देखा जाए तो इंक्रीजिंग है। दिस मीन अपनी ये फिक्स कॉस्ट को मैनेज करके कॉस्ट एफिशिएंसी भी अचीव कर रहा है थ्रू ग्रांट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और आगे कैप्टन हेडेक रेस्टोरेंट चेन को भी इसकी सप्लाईज जाएंगी, तो उससे इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। क्या ख्याल है? तो इसलिए हम इसको मेंटेन कर सकते हैं बिफोर मूविंग टू डिक्लाइन। Shoal Pro modern facilities and relatively low cost have made it attractive to many fishing companies. The fish received from Shoal Fish now account for a declining percentage of the total amount of fish processed and canned in its factories in the traveling areas. Recent information for Shoal Pro is given below. तो मेन मसला क्या है कि शोल फिश से इसको सप्लाईज कम आ रही है। क्या ख्याल है? लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, शायद इकॉनमी डाउन में जाने की वजह से क्या हुआ है, इसकी ग्रोथ जो है वो लो हुई है। तो 5 बातें की जा सकती हैं इसके लिए। अब बात आ गई शोल फार्म की। उसकी मार्केट शेयर ये है, मार्केट ग्रोथ ये है, और ये क्या है? प्रॉब्लम चाइल्ड। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? इसको अटेंशन देनी चाहिए, देखना चाहिए इसको क्या सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट प्रोवाइड करके बनाना चाहिए, इसको कन्वर्ट करना चाहिए टू स्टार। बाकी बातें देखते हैं।
Shoal Farm was acquired in 20x4 as a response by Shoal PLC to declining fish stock in the Western Ocean. मीन shoal fish से सप्लाई कम होगी तो सप्लाईज को मेंटेन रखने के लिए फार्म बना लिए अपने. It owns and operates saltwater fish farm. These are in areas of the ocean close to land where fish are protected from both fishermen and natural prey such as seabirds. Fish stock can be built up quickly and then harvested by the fish farm owner. Shoal PLC originally saw this acquisition as a way of maintaining supply to Shoal Pro. Operating costs at Shoal Farm have been higher than expected. और अगर इस देखा जाए इसका जीपी तो जीपी इसका ऑलमोस्ट मेंटेन है. मीन कंपनी ने अपनी फिक्स कॉस्ट को मैनेज करके रखा हुआ है. So operating costs at Shoal Farm have been higher than expected and securing areas for new fish farm has been difficult and has required greater investment than expected. मीन इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है. क्यों? एरिया कम है. मीन लार्ज स्केल प्रोडक्शन के थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पा रहे. अभी हमने नीचे कैप्टन हैडक का डाटा जो हमने पढ़ा नहीं उसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि कैप्टन हैडक रेस्टोरेंट चेन जो हम एक्वायर करने जा रहे हैं उसने पास्ट में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की थी और वो प्रॉपर्टी अभी तक उसके पास है. तो हम यहाँ पे बात करेंगे शोल फार्म में कि आफ्टर एक्विजिशन ऑफ कैप्टन हैडक रेस्टोरेंट चेन उसकी जो एक्स्ट्रा लैंड है प्रॉपर्टी है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएटिंग मोर फार्म्स. जिससे क्या होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी इन फ्यूचर लो हो जाएगी. तो 5-5 नंबर के रिलेटेड तीनों की बात की जा सकती है. क्या ख्याल है? रिक्वायरमेंट सी अगर आप देखें तो ये भी आती है आपको. क्या कहता है? पोर्टफोलियो मैनेजर. रिक्वायरमेंट सी के ऊपर एक लाइन है. पोर्टफोलियो मैनेजर, सिनर्जी मैनेजर एंड पेरेंटल डेवलपर्स आर 3 कॉर्पोरेट रैशनल्स फॉर एडिंग वैल्यू. क्या ख्याल है? एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज सेपरेट रैशनल फॉर एडिंग वैल्यू. तीनों को बताया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है. क्या ख्याल है? एंड देयर रेलेवेंस टू अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल कॉर्पोरेट रैशनल ऑफ शोल पीएलसी. और उसके बाद सिनेरियो के साथ रिलेट भी करें. तो कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले एक्विजिशन की थी शोल प्रो की या शोल फिश की? शोल प्रो की. इसको सप्लाईज देने के लिए शोल फिश को एक्वायर किया था. क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद जब शोल फिश में मसला आ गया तो फिर आपने एक्विजिशन की किसकी? शोल फार्म की. और अब कैप्टन हैडक रेस्टोरेंट चेन भी आप एक्वायर करने जा रहे हो. तो इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है? शोल प्रो सिर्फ जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट की थी फ्यूचर बेनिफिट के लिए. उसके बाद शोल फिश की एक्विजिशन भी सिनर्जी मैनेजर शोल प्रो को सप्लाईज देने के लिए. शोल फार्म की एक्विजिशन भी सिनर्जी मैनेजर. अभी जो आप कैप्टन हैडक रेस्टोरेंट चेन एक्वायर करने जा रहे हैं वो भी क्या है? सिनर्जी मैनेजर. और अभी जो आपने कैप्टन हैडक की लैंड को यूज करते हुए मोर फार्म क्रिएट करने हैं खुद से वो क्या होगा? पेरेंटल डेवलपर फ्रॉम सिनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू. क्या ख्याल है? ये बातें भी साथ रिलेट की जा सकती. सो कुछ 4 टॉपिक हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में. पेरेंटिंग स्टाइल, एड वैल्यू, डिस्ट्रॉय वैल्यू, रैशनल बिहाइंड एड वैल्यू और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मीन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना है. तो 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास. बीसीजी मैट्रिक्स क्या कहती है कि इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ. बीसीजी मैट्रिक्स मार्केट शेयर नहीं वर्ड यूज करती है, रिलेटिव मार्केट शेयर. मीन 2 फैक्टर कंसीडर करने हैं. कौन से? एक रिलेटिव मार्केट शेयर और एक मार्केट ग्रोथ. मार्केट ग्रोथ वही 10% से ज्यादा से इंक्रीज हुई है तो हाई, 10% से कम से इंक्रीज हुई है तो लो. रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि योर मार्केट शेयर एज कंपेयर टू सक्सेसफुल कंपैटर इन द मार्केट. अगर कंपैटर का ज्यादा है तो आपका लो हो गया, अगर आपका ज्यादा है तो हाई हो गया. इस क्वेश्चन में चूंकि कंपैटर का डाटा नहीं था इसलिए हमने रिलेटिव मार्केट शेयर नहीं मार्केट शेयर निकाला. हाँ, अगर कंपैटर का डाटा होता तो फिर हमने क्या निकालना था? रिलेटिव मार्केट शेयर. हाँ, मार्केट शेयर में हमने तुक्का लगाया अपना
20% से कम को हमने लो कंसिडर कर लिया, 25-30% से अबव को हाई कंसिडर कर लिया। लेकिन मेनली आपने रिलेटिव मार्केट शेयर देखना है अपना कंपैरेटर के साथ कंपेयर करके, हाई लो। ठीक हो गया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक और मॉडल भी है जिसे नाम दिया जाता है एशरिज मॉडल का। आइए वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, कोई इतना औखा नहीं है। बीसीजी अगर समझ आ गया है तो वो भी समझ इजीली आ जाएगा। बीसीजी कहता है आपने दो फैक्टर कंसीडर करने हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। एशरिज मॉडल कहता है आपने दो फैक्टर कंसीडर करने हैं। एक कंसीडर करना है अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू, अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू जो लो हो सकती है या हाई हो सकती है। और एक कंसीडर करना है आपने एबिलिटी टू ऐड वैल्यू, जो अगेन लो हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। मीन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने बिजनेस यूनिट्स को मैनेज करते वक्त आपने दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू और एबिलिटी टू ऐड वैल्यू। अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू हाई का मतलब क्या है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है वैल्यू एडिशन की, मीन इन्वेस्टमेंट करने की, मीन मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। कौन सी ऐसी मार्केट होती है जहां पे पोटेंशियल होता है इन्वेस्टमेंट का? ऐसी मार्केट जहां पे ग्रोथ हाई होती है। अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू लो का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल मीन ग्रोथ नहीं है। तीन सिंपल वर्ड ये क्या है, वही मार्केट ग्रोथ ही है, हाई है या फिर लो है। एबिलिटी टू ऐड वैल्यू का मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं वैल्यू एडिशन करने के, बिजनेस एक्सपैंड करने के, या आपके पास कस्टमर है कि आप और इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। कस्टमर है तो ये क्या बन गया, मार्केट शेयर। क्या ख्याल है, हाई लो। लेकिन सिर्फ यहाँ पे कस्टमर मार्केट शेयर ही नहीं, साथ रिसोर्सेज की भी बात की गई कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, बंदे हैं वैल्यू एडिशन के, मीन ग्रुप में एक्सपेंशन करने के, या फिर नहीं है। तो ऑलमोस्ट मिलती जुलती बातें हैं, ये मार्केट ग्रोथ हो गया और ये मार्केट शेयर हो गया। अब कहता है आपके वो बिजनेस यूनिट जहां पे अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू भी लो है, एबिलिटी टू ऐड वैल्यू भी लो है, मीन मार्केट ग्रोथ भी लो है, मार्केट शेयर भी लो है, वो क्या थे, डॉग। यहाँ पे कौन है, आप लोग एलियन, एक बखरी मखलूक। तो क्या करना है, इनको बंद कर दो, लेकिन बंद कर दो डब्बे में, या वापस इनकी दुनिया में भेज दो। क्या ख्याल है, लेकिन अगर दुनिया में नहीं भेजे जा सकते तो फिर डब्बे में बंद करके रखो, ब्रेक इवन पे चलाओ, बंद नहीं फिर करना, खुला नहीं छोड़ सकते इनको। क्या ख्याल है? आपके वो बिजनेस यूनिट जहां पे एबिलिटी टू ऐड वैल्यू हाई है, मीन शेयर रिसोर्सेज हैं, लेकिन मार्केट में ग्रोथ नहीं है, वो क्या थे, कैश काउ। यहां पे उसने नाम दिया ब्लास्ट बिजनेस यूनिट। ब्लास्ट का मतलब क्या है कि यहां पे है, इन्होंने आगे क्या करना है, फटना है, ब्लास्ट होना है। कहां पे है, मैच्योरिटी की लास्ट स्टेज पे, आगे इन्होंने डिक्लाइन में मीन ब्लास्ट होना है, तो आपने इनका ब्लास्ट होने का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है, कस्टमर को रिटेन करके, डिस्काउंट ऑफर्स के थ्रू कॉस्ट कटिंग, या प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर चेंज करके कस्टमर को रिटेन रखना, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ से पैसा निकाल के अदर बिजनेस यूनिट में लगाना। ठीक हो गया। आपके वो बिजनेस यूनिट जहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू हाई है, मीन ग्रोथ हाई है, लेकिन एबिलिटी लो है, वहाँ पे क्या थे, प्रॉब्लम चाइल्ड। यहाँ पे उसने नाम दिया वैल्यू ट्रैप बिजनेस यूनिट, मीन ऐसे बिजनेस यूनिट हैं जो वैल्यू को ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मसला है, तो आप देखो क्या मसला है, बंदे चाहिए, पैसा चाहिए, एसेट चाहिए, तो वो दे दो, ये देने से क्या बन जाएंगे, ये वैल्यूएबल बिजनेस यूनिट बन जाएंगे। क्या ख्याल है? और वो बिजनेस यूनिट जहां पे अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू भी हाई है, एबिलिटी टू ऐड वैल्यू भी हाई है,
वहाँ पे क्या थे, स्टार। यहाँ पे उसने नाम दे दिया हार्टलैंड, मनपसंद, दिल पसंद बिजनेस यूनिट। हार्टलैंड मनपसंद, दिल पसंद बिजनेस यूनिट। क्या करो, जितना भी पैसा है फेंको इनके अंदर, फायदा ही फायदा। तो डॉग एलियन हो गया, कैश का ब्लास्ट, स्टार, हार्टलैंड, और प्रॉब्लम चाइल्ड क्या हो गया, वैल्यू ट्रैप। तो नई बात, एक नई बात उसने की कि एक पांचवा बिजनेस यूनिट भी है, एक पांचवा बिजनेस यूनिट भी है, जिसको नाम दिया गया है एडजेस ऑन हार्टलैंड। ये कौन सा बिजनेस यूनिट है जहां पे एक चीज हाई है तो दूसरी चीज जो है वो मीडियम है। अबिलिटी टू ऐड वैल्यू मीडियम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू हाई है, एजेस ऑन हार्टलैंड। तो क्या करना है, देखो इसको क्या अबिलिटी चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट देनी है तो थोड़ी सी देखो, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, हार्टलैंड में। देखो बंदे नहीं है तो बंदे कंप्यूटर के खींच लो, एसेट नहीं है तो एसेट खरीद के दे दो, कस्टमर नहीं है तो थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर दो। क्या ख्याल है, शाहरुख खान की तरफ ना जाओ, शायद अफरीदी सस्ता ले लो। क्या ख्याल है, हसन अली, इतनी गंदी मार्केटिंग नहीं करनी हमने, तो बंदे की शक्ल भी होनी चाहिए ना। शायद अफरीदी, हसन अली स्टार नहीं है, क्या ख्याल है, शायद अफरीदी बड़ा स्टार है, वसीम अकरम बड़ा स्टार है, महंगा कौन होगा, वसीम अकरम, शाहरुख खान, और महंगा रोनाल्डो, मेसी, रॉजर फेडरर। क्या ख्याल है, पूरी दुनिया का कस्टमर। या ये बिजनेस यूनिट क्या है कि इसमें अबिलिटी टू ऐड वैल्यू हाई है, लेकिन अपॉर्चुनिटी टू ऐड वैल्यू क्या है, लो। मीन मार्केट ग्रोथ ना तो हाई है और ना ही लो है। तो क्या करो, थोड़ा पेशेंस, सब्र करो। अगर तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ हाई होने की, तो फिर क्या करो, सब्र करो। जैसे ही ग्रोथ हाई होगी ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, हार्टलैंड में। लेकिन अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन नहीं है ग्रोथ हाई की, तो ग्रोथ आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जा सकती है। ग्रोथ का मतलब क्या है, कस्टमर आना है मार्केट में, हैवी मार्केटिंग, हैवी मार्केटिंग करो, हैवी मार्केटिंग करो, कस्टमर आएगा, कस्टमर आने से ग्रोथ क्या हो जाएगी, हाई, और ये क्या बन जाएंगे, हार्टलैंड। क्या ख्याल है, मीन अगर एबिलिटी मीडियम है, ग्रोथ हाई है, तो एबिलिटी प्रोवाइड कर दो, देखो क्या चाहिए। और अगर एबिलिटी हाई है लेकिन अपॉर्चुनिटी मीडियम है, तो अगर तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, तो पेशेंस, सब्र करो। अगर नहीं है तो फिर आर्टिफिशियली क्रिएट कर लो, क्यों, थोड़ी सी क्रिएट करनी है। और उसके लिए कैसे आपने क्या करना है, हैवी मार्केटिंग करनी है। हर जगह पे बोर्ड लगा दो अपने प्रोडक्ट्स के, कस्टमर देखेगा यार क्या है, क्या ट्राई करें। तो वो जो हमने शोल पीएलसी क्वेश्चन किया, जहां पे हमने कहा शोल फिश क्या है, डॉग है, तो डॉग के आगे आपने ब्रैकेट में लिख देना है एलियन अकॉर्डिंग टू एशरिच। शोल प्रो आपने कहा क्या है, कैश काउ है, तो आगे ब्रैकेट में कैश काउ क्या आपने लिख देना है, ब्लास्ट अकॉर्डिंग टू एशरिच। और आपने शोल फार्म को कहा प्रॉब्लम चाइल्ड है, तो उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख देना है, वैल्यू ट्रैप अकॉर्डिंग टू एशरिच। क्यों, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि इसने सिलेबस सारा कवर किया हो, ऐसे मुंह उठा के नहीं बंदा आया हो, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये पास होने है, इसको पास करो। एग्जामिनर को रियलाइज करवाना पेपर में जरूरी है कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है। एग्जामिनर आपको फेल पास करने के लिए पेपर नहीं बना रहे, वो सिर्फ आपने जो नॉलेज सीखा है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि वाकई ही क्या नॉलेज वो आपके अंदर आ गया सारा। सिर्फ वो टेस्ट करना चाह रहे हैं आपको, उनका मकसद आपको पास ना करना है ना फेल करना है, सिर्फ आपके नॉलेज की टेस्टिंग करना है कि क्या वाकई आपके अंदर ये सब्जेक्ट का नॉलेज आ गया है। आप आगे प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो ये सब्जेक्ट का क्या वाकई नॉलेज आ गया, आप इस काबिल हो कि आगे प्रोफेशनल बन सको। कहीं हम गधे तो नहीं प्रोड्यूस करने जा रहे। क्या ख्याल है। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हमारी कंप्लीट होगी।
होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे और क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का एरिया कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।